रिया। मैम अभी थोड़ी देर पहले आपकी वॉइस नहीं आ रही थी तो क्वेश्चन नहीं सुन पाई। वही बता रही हूँ। ये ना, पता नहीं बारिश की वजह से हो सकता है, बार बार बंद हो रहा है फिर चालू हो रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, देख लेना। अगर दो बार और किया तो फिर व्हाट्सएप पे ही क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। यस मैम। हाँ चलिए। बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं। ये बहुत यार। हाँ, तो देखो, मैं आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं उसके बारे में बताने वाली थी, जिसमें मैंने बोला कि 101 से लेकर 118 तक के जो एलिमेंट थे, उनको जिन जिन साइंटिस्ट ने उनको डिस्कवर किया, उनके नाम के बेसिस पे उसका नोमेनक्लेचर तो कर दिया गया। लेकिन बाद में जब आईयूपीएसी के थ्रू इन सारे एलिमेंट जो कि 100 के बाद के होते हैं, आफ्टर 100 आप लिख सकते हो, उसको कहाँ पे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर भी गिव किया गया है। कैसे किया गया है उसके बारे में देखते हैं। तो उसके बारे में देखने के लिए सबसे पहले आपको इस टेबल को समझना होगा। तो देखो, यहाँ पर 101 से लेकर 120 तक सारे के सारे एलिमेंट दिए हुए हैं। यहाँ पर जो नोमेनक्लेचर आपको दिख रहा है, ये नोमेनक्लेचर जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया उसके नाम के बेसिस पे किया गया है। जैसे एमडी हमारा मेंडेलियम, मेंडेलेवियम बोला जाता है उसको। एनओ को क्या बोला जा रहा है? नोबेलियम बोला जा रहा है। एलआर लॉरेंसियम, आरएफ रदरफोर्डियम, एचए हार्नियम, और जो हमारा एसजी है सिबोर्जियम, और बीएच को बोरियम बोला जा रहा है। एसएच हैसियम, एमटी को मिटनेरियम, डीएस हमारा डर डर्मेस्टेडियम, और आरजी है हमारा रोएंटजेयम, और सीएन कॉपरनीसियम लिखा है। ये सारा जो नोमेनक्लेचर आपको दिख रहा है, ये सारा नोमेनक्लेचर उनके नाम के बेसिस पे है जिन्होंने इन एलिमेंट की डिस्कवरी की। ठीक है, काफी टिपिकल सा नेम है, तो इस वजह से आईयूपीएसी के थ्रू इसको कुछ नेम गिव किए गए। इस नेम को समझने के लिए आपको ये जो टेबल दिया हुआ है इसको समझना होगा। इसमें साइड पे आपको डिजिट दिख रहा है, और फिर इसका इस डिजिट को क्या बोला जाएगा वो बताया गया है, और एब्रीविएशन मतलब इसका सिंबल क्या होगा वो यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, मतलब अगर कहीं पर जीरो लिखा होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? निल बोला जाएगा, NIL, निल बोला जाएगा। कहीं पर वन लिखा है तो उसको क्या बोला जाएगा? अन बोला जाएगा। और उसका रिप्रेजेंटेशन किससे किया जाएगा? कैपिटल यू से। निल का स्मॉल स्मॉल एन से। ठीक है, और जो आपका बाई है उसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ट्राई को स्मॉल टी से, क्वाड को क्यू से, और पेंट को पी से, हेक्स को एच से, हैप्ट को एच से, और ऑक्ट को ओ से, और इन को ई से। ये रिप्रेजेंटेशन है 0 to 9 जो हमारे पास नंबर्स आते हैं उनका। अब देखो नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। जैसे मुझे गिव किया गया 101, ठीक है, मुझे कोई नोमेनक्लेचर करना है, एक्स वाई जेड कोई एलिमेंट है और उसका एटॉमिक नंबर है 101, और मुझे उसका क्या बोला जाएगा? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करो। तो वन को क्या बोला जाता है? अभी मैंने देखा यहाँ पर क्या लिखा है? अन लिखा है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? अन लिखोगे। ठीक है, जीरो को क्या बोला जाता है? निल बोला जाता है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? निल लिखोगे। ठीक है, अन के बाद निल। फिर वन को क्या बोला जाता है? अन बोला जाता है, तो यहाँ पर अन लिख के लास्ट में आप एक सफिक्स लगाओगे, दैट इज अ इयम, IUM। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अन निल अनियम। ठीक है, और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे? कैपिटल यू, स्मॉल एन, और फिर क्या आ जाएगा आपका? कैपिटल यू। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा? अन निल अनियम बोला जाएगा। ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 101 होता है। ठीक है, अब इसकी जगह पे सपोज क्या होता? 102 होता। 102 होता तो मैं क्या करती? मुझे पता है कि अगर इसका एटॉमिक नंबर 102 होता तो वन को क्या बोला जा रहा है? अन, तो मैं अन लिखती।
जीरो को क्या बोला जा रहा है, निल, तो निल लिखती। टू को क्या बोला जा रहा है, बाई, तो बाई लिख के आप क्या लगा दोगे, ईएम, जो सफिक्स होता है, आई पहले से लगा हुआ है, इसी में यूएम आप ऐड कर दो एज अ सफिक्स, तो अनिल आपका क्या आ जाएगा, बाईएम आ जाएगा। और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, कैपिटल यू, स्मॉल एन और स्मॉल बी। ठीक है, ऐसे आपको, जैसे सपोज 111 दिया गया, मतलब ऐसा एटॉमिक नंबर जो कितना हो, 111, 111, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वन को बोला जाता है अन, फिर वन है, फिर वन है, तो अन लिखोगे और इसमें आई यू एम क्या लगा दोगे, सफिक्स लगा दोगे, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, अन, अन, अनियम हो जाएगा। और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, एक बार कैपिटल यू आ गया तो उसके बाद के यू हमारे क्या होंगे, स्मॉल होंगे, तो यू 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 हमारे 111 जो एटॉमिक नंबर है उसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही नोमेनक्लेचर आपको टोटल 101 से लेकर किसका करना है, 1018 तक के एलिमेंट का करना है। जैसे 118 तक के, 118 तक के एलिमेंट का करना है। अब देखो इसको क्या बोला जाएगा, अन बोला जाएगा, फिर अन लिखोगे और 8 को क्या बोला जाता है, ऑक्ट बोला है। तो यहाँ पे IUM क्या लगा दोगे, सफिक्स लगा दोगे, तो क्या हो जाएगा, अन, अन ऑक्टियम हो जाएगा। ये किसका नाम हो जाएगा, 118 एलिमेंट का नाम हो जाएगा। और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, U देन स्मॉल u और उसके बाद स्मॉल o आ जाएगा। ये 118 जो एटॉमिक नंबर होता है उस एलिमेंट का क्या हो जाएगा, सिंबल या फिर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे IUPAC नोमेनक्लेचर 101 के बाद के जो एलिमेंट होते हैं 100 के बाद के, उनका कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, मैं अभी आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन देती हूँ, उन दोनों क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करके बता दीजिएगा, तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि आपको ये चीज समझ आ गई है। ठीक है, आप 115, 115 जो एलिमेंट है और 112 इन दोनों का मुझे नोमेनक्लेचर बताइए IUPAC। मैम 112 का अन, अन, BIUM। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, UUB। हाँ ठीक है, और 115 का अन, अन, पेंटियम, UUP। हाँ हाँ ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा सबको, इसमें किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। कोई भी पूछा जा सकता है, राइट द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट। ठीक है, और उस फॉलोइंग एलिमेंट का लेके आपको हो सकता है उसका रिप्रेजेंटेशन दे दे, या फिर हो सकता है ये नंबर दे दे। ठीक है, कि 112 का बताइए, 113 का बताइए, 118 का बताइए, 107 का बताइए, कोई भी नंबर दिया जाएगा और उस नंबर के बेसिस पे उसका IUPAC नोमेनक्लेचर पूछा जाएगा। तो आपको ये सारी चीजें, ये जो टेबल में दिया हुआ है, ये टेबल अगर आपको आता होगा तो आसानी से आप IUPAC नोमेनक्लेचर किसी भी एलिमेंट का जो कि 100 के बाद के होते हैं, सारे एलिमेंट का आसानी से क्या कर सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये नोमेनक्लेचर ये उनके डिस्कवरर के नेम के बेसिस पे किया गया है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, जिसकी वजह से ये सारा नोमेनक्लेचर और उसका रिप्रेजेंटेशन आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल पे प्रेजेंट होता है। तो ये होता है हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बताया जा रहा है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिसिटी हम जानते हैं कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट के बाद क्या होती जाती है, वही कैरेक्टर रिपीट होता जाता है। और एलिमेंट को कैसे अरेंज किया गया है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे अरेंज कर दिया गया है। मतलब जैसे ही मेरा एटॉमिक नंबर 10 कंप्लीट होगा, उसके बाद के जो एलिमेंट है वो रिपीट आएंगे और रिपीट आके पर्टिकुलर सेम ग्रुप से सेम कैरेक्टर वाले एलिमेंट बिलोंग करते हैं। ये पीरियोडिसिटी होती है, हमने इतना देखा था। अब मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट्स की, इन सारे एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट जो एलिमेंट होते हैं S, P, D और F ब्लॉक से जो क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, ये सारे एलिमेंट के बारे में आपको डिस्कस करना है। और इन एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी पहले डिस्कस करोगे और फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने के बाद हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो IUPAC नोमेनक्लेचर के बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमको क्या गिव किया गया है।
देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या दिया हुआ है, ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, मतलब मैंने पहले भी स्टडी करते वक्त आपको बताया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है जिसको आप सेंस कर पाओगे और जिसको आप देख भी सकते हो आसानी से। आउटर जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम एज अ फिजिकल प्रॉपर्टीज इंडिकेट करते हैं। तो किसी भी एलिमेंट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो सब चेंज होना आप आसानी से देख सकते हो। उनकी जो डेंसिटीज होती है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है, एंथैल्पी मतलब हीट होता है, और वेपराइजेशन होता है, ये सारी चीजें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। बट इन ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें जो चेंजेस होता है वो किसके बेस पे होता है, वो चेंजेस होता है एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हम सभी जानते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन की वजह से होता है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग सॉलिड है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो उसको ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि उसके बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा। वही चीज अगर लिक्विड स्टेट में है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा, तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट आएगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आपका हाई हो जाएगा। ठीक है, डेंसिटीज का मतलब क्या होता है, पार्टिकल काफी पास पास हैं। जैसे कोई मेरे पास हार्ड सॉलिड है और कोई सॉफ्ट सॉलिड है, तो सॉफ्ट सॉलिड का डेंसिटी कम होगा लेकिन हार्ड सॉलिड का डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि पार्टिकल उसमें काफी पास पास प्रेजेंट होंगे। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, हीट होता है। हीट के थ्रू किसी का फ्यूजन मतलब उसका फ्यूज्ड होना, वेपराइजेशन मींस वेपर में कन्वर्ट होना विद द हेल्प ऑफ हीट, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर में हम चेंज करके किसी भी मैटर के क्या कर सकते हैं, फिजिकल स्टेट में चेंजेस ला सकते हैं। तो ये नॉर्मल फिजिकल स्टेट है जो कि टेम्परेचर पे, प्रेशर पे क्या करती है, डिपेंड करती है। लेकिन एलिमेंट्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो कि उनके टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड ना करके, मतलब सिस्टम के टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड ना करके किस पे डिपेंड करती है, एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। तो उन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज दो तरीके की हो सकती है, एक सिस्टम के टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंडेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि उसका कलर हो जाता है, फिजिकल स्टेट हो जाता है, उसका ओडर हो जाता है, डेंसिटी हो जाती है, बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है, एंथैल्पी, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपराइजेशन पॉइंट, ये सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है पूछा जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे एलिमेंट्स की कुछ अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, सेकंड बताया गया है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसको आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोला जाता है, और थर्ड बताया गया है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद जो हीट वो रिक्वायर्ड करता है या फिर रिलीज करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी देखेंगे, और साथ में वैलेंसी। ये सारी भी एलिमेंट की क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन ये फिजिकल प्रॉपर्टी किसके बेसिस पे होती है, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे होती है। ठीक है, तो एक एक करके सारी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियाई के बारे में। एटॉमिक रेडियाई के बारे में आपने 10th क्लास में भी डिस्कस किया था। न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट सेल का जो डिस्टेंस होता है, इसी डिस्टेंस को हम एज अ रेडियस क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, और इसी रेडियस को, ये एटम का रेडियस होता है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, एटॉमिक रेडियाई बोला जाता है। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल ऑफ ऑर्बिट इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। उस फॉर्म पे हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका डिफाइन आपको यहाँ पर गिव किया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। अब इस एटॉमिक रेडियस की वजह से हमको पीरियोडिक टेबल में किस किस टाइप की पीरियोडिसिटी देखने को मिलती है या किस किस टाइप के चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, रेडियस आपको समझ में आ गया होगा। न्यूक्लियस से लेकर कहाँ तक का डिस्टेंस, आउटर मोस्ट सेल तक का डिस्टेंस। अब सेल मेरा फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है। वो डिपेंड किस पे करेगा, वो डिपेंड करेगा हमारे एटॉमिक नंबर पे। ठीक है,
हम सभी जानते हैं कि जो एटम्स होता है वो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ऐसा क्यों होता है बताओ? व्हाई एटम्स आर एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड स्टेट? मैम क्योंकि एटम स्टेबल नहीं रहते हैं फ्री स्टेट में। वेरी गुड। तो देखिए, एटम्स हमेशा कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो इस वजह से उस एटम को उसके ओर से सेपरेट करने के लिए हमको कुछ टाइप के क्या करने पड़ते हैं, प्रोसेस करने पड़ते हैं। और उन प्रोसेस के बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ा था, मेटल्स एंड मेटलर्जी का जो प्रोसेस था, जिसमें हम मेटल्स को क्या करते थे, उनके ओर से सेपरेट करते थे। तो जब किसी एलिमेंट को उनके ओर से या उनके जो कंपाउंड्स होते हैं उनसे सेपरेट कर दिया जाता है, तो हमको एक फ्री क्या मिल जाता है, एटम मिल जाता है, जो कि फ्री स्टेट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, लेकिन नेचर पे वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, अब सेकेंड पॉइंट इसमें ये बोला जा रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है इन एटॉमिक स्ट्रक्चर, हम सभी जानते हैं क्या क्या प्रेजेंट होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो सेंटर पे हमारा न्यूक्लियस होता है, इसी न्यूक्लियस पे हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट पार्ट पे क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन, जो कि सर्कुलर पाथ पे क्या होता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है। और इसी सर्कुलेशन के बेसिस पे हमको ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें पार्टिकल नेचर भी होता है, और साथ में उसमें कौन सा नेचर होता है, वेव नेचर भी होता है। साथ में उसमें वेव नेचर भी होता है। ठीक है, और इसी वजह से पार्टिकल और वेव नेचर, मतलब इनके पोजीशन पे इन दोनों नेचर की वजह से क्या आ गई, अनसर्टेनिटी आ गई, जिसकी वजह से हाइजेनबर्ग के नाम के साइंटिस्ट ने क्या दिया था, अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल दिया था कि अगर मैंने मोमेंटम को एग्जैक्ट बता दिया तो मैं पोजीशन को एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगी, और पोजीशन को अगर मैंने एग्जैक्ट बता दिया तो मैं मोमेंटम नहीं बता पाऊंगी। ठीक है, तो इससे ये बात पता चली कि किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन होता है वो क्या नहीं होता है, डेफिनाइट नहीं होता है। मतलब जो मेरा रेडियस निकलेगा किसी भी एलिमेंट का, जो रेडियस निकलेगा वो एक्चुअल रेडियस नहीं होता। क्यों नहीं होता एक्चुअल रेडियस? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन इन देयर आउटर मोस्ट सेल क्या नहीं है, डेफिनाइट नहीं है, याद रखना। तो जो भी रेडियस हम निकालते हैं उसके न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का, तो वो एक प्रोबेबिलिटी होती है, आप इतना ही समझिए। प्रोबेबिलिटी मतलब उसके पाए जाने का एक वो है वहां पे कि वहां पर वो मिल सकता है हमको, लेकिन एक्यूरेसी के साथ आप नहीं बोल सकते कि उसका जो रेडियस है वो यहाँ पर ही प्रेजेंट होगा। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में सर्कुलेट तो कर रहा है, लेकिन न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस कितना है हम एक्यूरेसी के साथ नहीं बता सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा, उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट है बट वो रेडियस एक्चुअल है ऐसा नहीं बोला जाता है। ठीक, मतलब किसी भी एलिमेंट का जो रेडियस होता है वो एक्चुअल में निकाला नहीं जा सकता है, और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन इन आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ न्यूक्लियस क्या नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। और ये किसके थ्रू पता चला था? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के थ्रू पता चला था, जिसको हाइजेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, ये किया था। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड पॉइंट बताया जा रहा है कि हमारे जो एटम्स होते हैं, एटम्स का जो साइज होता है, एटम्स का साइज आप किस बेस पे निकालते हो? ऑब्वियसली सी बात है, हम उसका साइज किसके बेस पे निकालेंगे? उसके रेडियस के बेस पे निकालेंगे। अब रेडियस के बेस पे निकालते हैं तो रेडियस पे क्या करते हैं, न्यूक्लियस से लेकर रेडियस तक का डिस्टेंस तो होता है, लेकिन इस रेडियस पे कुछ जो फैक्टर्स होते हैं ना वो इफेक्ट करते हैं। अब वो फैक्टर्स कैसे इफेक्ट करते हैं, जिससे एटम के साइज में हमको क्या देखने को मिलता है, चेंजेस देखने को मिलता है। तो उन फैक्टर्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। मतलब रेडियस अगर पता भी चल जाए जो कि एक्चुअल नहीं होगा, तो उस रेडियस पर कुछ फैक्टर इफेक्ट करेंगे। उस फैक्टर के इफेक्ट करने की वजह से एलिमेंट के रेडियस में क्या आ सकता है, चेंजेस आ सकता है इन अ डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, तो एक्चुअल साइज ऑफ किसी एटम का पूछा जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक, अब देखिए फर्स्ट फैक्टर यहाँ पे बताया गया है न्यूक्लियर चार्ज।
हम सभी जानते हैं कि जैसे हम पीरियोडिक टेबल में इन अ पीरियड या फिर टॉप टू बॉटम की बात करें सिर्फ ग्रुप में, ठीक है, तो जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल में हर एक चार्जेस का इफेक्ट पढ़ाऊंगी तो उसको दो के बेसिस पे समझना। एक ग्रुप के बेसिस पे आप समझोगे उसको, और एक समझोगे आप उसको पीरियड के बेसिस पे, ठीक है। ग्रुप के बेसिस पे हम टॉप टू बॉटम आएंगे, टॉप से लेकर कहाँ आएंगे, बॉटम आएंगे, और पीरियड में हम कहाँ जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे। यही तो कंडीशन होता है पीरियोडिक टेबल में, एक ग्रुप होता है एक पीरियड होता है। ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम चेंजेस देखोगे और पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट चेंजेस देखोगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर बताया गया है न्यूक्लियर चार्ज का। तो देखिए न्यूक्लियर चार्ज कैसे होता जाता है। न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने का मतलब है जो मेरा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस पे क्या प्रेजेंट है, जो चार्ज प्रेजेंट है वो चार्ज क्या होते जाते हैं, कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जाते हैं। इंक्रीज कब होते हैं, जब आप टॉप टू बॉटम आते जाते हो और जब आप लेफ्ट टू कहाँ जाते हो, राइट जाते हो, तब ये क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे देखो पर्टिकुलर एक सेल की अगर मैं बात करूं, पर्टिकुलर अगर एक सेल की बात करूं तो सेंटर पे क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और आउटर मोस्ट पार्ट पे क्या होगा, शेल प्रेजेंट होगा, ठीक है। फर्स्ट सेल पे हम सभी जानते हैं कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब देखो सेकेंड सेल पे मैक्सिमम कितना आ सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। अब मैं सेकेंड सेल पे इलेक्ट्रॉन का क्वांटिटी, पहले 1 इलेक्ट्रॉन था तब इसका डिस्टेंस अलग था, जब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तब इसका डिस्टेंस अलग हो जाएगा, जब 3 आ जाएंगे तब डिस्टेंस अलग, 4 हो जाएंगे तब डिस्टेंस अलग, 5 6 7 8, ऐसा करते करते इसका जो डिस्टेंस है वो क्या होता जाएगा, वो अलग होता जाएगा। लेकिन ये डिस्टेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज क्यों होगा, देखो समझो, आपके पास मान लीजिए मैंने एक 10 सेंटीमीटर का थ्रेड दे दिया, ठीक है। अब उस थ्रेड में मैं बोल रही हूँ कि आप एक एक गांठ लगाते जाइए, मतलब वो गांठ क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा कि आप एक एक इलेक्ट्रॉन उस पे क्या करते जा रहे हो, डालते जा रहे हो। तो जैसे जैसे आप उसमें गांठ बांधते जाओगे होगा क्या, उस थ्रेड का जो साइज है वो छोटा होता जाएगा। सेम एज ऐसा ही जैसे जैसे इस सेकेंड सेल पे इस इलेक्ट्रॉन का अमाउंट क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इस मेरी वॉइस आ रही है, यस मैम। यस मैम। प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ देख लेना आप लोग, थोड़ी देर बस पढ़ते हैं उसके बाद क्लास एंड कर देंगे। हाँ तो देखो सेंटर पे न्यूक्लियस है, आउटर मोस्ट पार्ट पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब सेकेंड पार्ट पे मैंने बोला कि इसमें इलेक्ट्रॉन का क्वांटिटी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का क्वांटिटी इंक्रीज होता जाएगा, यहाँ पर प्रेजेंट जो हमारा प्रोटॉन है जो कि पॉजिटिव चार्ज का है, और ये सारे इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, नेगेटिव चार्जेस के हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इस प्रोटॉन या न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन पावर है, अट्रैक्शन पावर वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा तो ये इसको क्या करते जाएंगे, इस साइड पे ये श्रिंक होते जाएंगे, और जैसे जैसे ये श्रिंक होते जाएंगे इसका रेडियस क्या करता जाएगा,
डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो इन अ पीरियोडिक टेबल जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन हमारे सेकंड सेल पे ही नियॉन तक क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। इसका मतलब है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जो हमारे साइज होते हैं इलेक्ट्रॉन के वो क्या होते जाते हैं, डिक्रीज होते जाते हैं, एलिमेंट के सॉरी डिक्रीज होते जाते हैं। लेकिन टॉप टू बॉटम की अगर बात करूंगी तो लिथियम के बाद अगर बात करें सोडियम की, तो लिथियम के पास कितना सेल नंबर होता है, 2 सेल नंबर होता है, जबकि सोडियम के पास कितना सेल नंबर होता है, 3 सेल नंबर होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखिए और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखो, तो ये डिस्टेंस मेरा कम है और ये डिस्टेंस मेरा क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब है कि जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर या जो रेडियाई होता है वो इंक्रीज होता जाता है। लेकिन यही चीज अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि टॉप टू बॉटम में एलिमेंट का जो सेल नंबर होता है वो इंक्रीज होता जाएगा और लेफ्ट टू राइट में होता क्या जाएगा, एक पर्टिकुलर सेल पे न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इंक्रीज होता जाता है। इस वजह से जो हमारा रेडियस है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर? आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, कल की क्लास में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस मैम।